Good morning, all of students. Today we'll teach about the blue shift and red shift and application of Doppler effect in light. Our video is also available in YouTube channel. So subscribe, like and share. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्या है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यदि प्रेक्षक तथा स्रोत दोनों पास आ रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान घटता है, और तरंग दैर्ध्य के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, अर्थात विस्थापन, डॉपलर विस्थापन के लिए आपको फार्मूला बताया है कि माइनस लैम्डा वी अपान सी, और एक आपको इसी तरह से बताया है कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस में लैम्डा वी अपान सी। तो ये जो माइनस चिन्ह है ये व्यक्त करता है कि प्रेक्षक तथा स्रोत दोनों पास आ रहे हैं। ये प्लस चिन्ह ये व्यक्त करता है कि प्रेक्षक तथा स्रोत दोनों दूर जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने बाद में आपको ये भी बताया था कि आंकिक रूप में प्लस माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपने जाना कि जब प्रेक्षक तथा स्रोत पास आ रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य घटती है, जब प्रेक्षक तथा स्रोत दूर जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। और तरंग दैर्ध्य बढ़ने का मतलब है कि रंग कौन सा हुआ, लाल, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य घटने का मतलब क्या हुआ कि नीला या बैगनी, क्योंकि नीले और बैगनी की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं ब्लू शिफ्ट नीले विस्थापन की ओर। ब्लू शिफ्ट नीला विस्थापन, नीला विस्थापन। तो जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच दूरी कम हो रही हो तो प्रेक्षक को प्रकाश की घटी हुई तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। अतः स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के कम तरंग दैर्ध्य वाले भाग अथवा नीले भाग की ओर विस्थापित हो जाती हैं, इसीलिए इसे नीला विस्थापन कहते हैं। और दूसरा जो आपका है वो है लाल विस्थापन। तो ये है आपका दूसरा रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट लाल विस्थापन, इसको कहते हैं लाल विस्थापन। तो लाल विस्थापन क्या है, लाल रंग में आप जानते हैं कि इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तभी होगी जब प्रेक्षक तथा स्रोत दूर जा रहे होंगे। तो इसको हम किस तरह से कहेंगे कि जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी बढ़ रही होती है तो प्रेक्षक को प्रकाश की बढ़ी हुई तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। अतः स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के अधिक तरंग दैर्ध्य वाले भाग या लाल रंग वाले भाग की ओर विस्थापित हो जाती हैं, इसीलिए इसे लाल विस्थापन कहते हैं। अब हम चलते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग क्या हैं। तो अनुप्रयोग की ओर अध्ययन करते हैं। तो अनुप्रयोग में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो डॉपलर प्रभाव है उसका सबसे पहले उपयोग किया गया कि तारों और गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाने में। तारों और गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाने में। तो जो तारे और गैलेक्सी होते हैं इनकी गति का जो अनुमान लगाया जाता है वो डॉपलर प्रभाव के द्वारा लगाया जाता है। तो हम जानते हैं कि तारे और गैलेक्सी दोनों से आने वाला जो प्रकाश है, इन तारे से और गैलेक्सी से, इन दोनों से जो प्रकाश आता है तो इस प्रकाश में क्या पाया जाता है, तो जो प्रकाश आता है इस प्रकाश में सोडियम, नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 हाइड्रोजन और नंबर 3 है हीलियम। ये 3 चीजें पाई जाती हैं, सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम। जो सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम है तो इनका स्पेक्ट्रम इनमें पाया जाता है। जब ये पदार्थ पाए जाते हैं और इन पदार्थ से प्रकाश निकलता है तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाता है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि तारों और गैलेक्सियों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम आदि तत्वों की स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाई जाती हैं। तो इन तत्वों की क्या पाई जाती हैं,
स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाई जाती हैं। और जब ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाई जाती हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि तारों और गैलेक्सियों का फोटो ले लेते हैं। अब हमने ये फोटो ले लिया और इस फोटो में ये गुण हैं। जब हमने फोटो ले लिया तो इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तुलना, क्योंकि जो ये फोटो लिया है इस फोटो में इनकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं और इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तुलना हम प्रयोगशाला में एक ऐसा पदार्थ लेते हैं, एक ऐसा तत्व लेते हैं जिसमें इनके संगत स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाई जाती हों और उस तत्व के स्पेक्ट्रम से इस स्पेक्ट्रम की तुलना करते हैं। और जब तुलना करते हैं तो अगर इसमें पाए जाने वाले स्पेक्ट्रम में से कोई भी किरण दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले भाग की ओर चली जाती है तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास तारा है वो दूर जा रहा है। और अगर स्पेक्ट्रम के कम तरंग दैर्ध्य वाले भाग की ओर विस्थापित होती है तो हम जानते हैं कि तारा पास आ रहा है। तो अब बात यह है कि डॉपलर विस्थापन में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनका वेग कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमने सूत्र पढ़ा है कि डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा वी अपान सी, और इस सूत्र से हम ये v का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरा चीज क्या है कि हम रडार का उपयोग किस तरह से करते हैं। हमारे पास जो रडार होता है तो रडार का जो अध्ययन है वो हम करते हैं कि विमान की स्थिति तथा वेग का पता लगाने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। तो विमान की स्थिति, रडार जो होता है वो विमान की स्थिति और गति, ये दो चीजों का पता लगाता है, स्थिति का भी और गति का भी। तो रडार का मतलब क्या है कि जो R है तो R तो हो गया आपका रेडियो, और जो D है D हो गया आपका डिटेक्शन, और जो फिर आपका एक R है तो वो हो गया आपका रैंगिंग। तो रेडियो, डिटेक्शन एंड रैंगिंग, तो ये हो गया आपका रडार का मतलब। तो रडार एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग विमान की स्थिति तथा वेग का पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार केंद्र से रेडियो तरंगें विमान की ओर भेजी जाती हैं और जो विमान से परावर्तित होकर वापस रडार केंद्र की ओर आ जाती हैं। तो अगर हम मान लें कि रडार केंद्र से भेजी गई रेडियो तरंगों की आवृत्ति f है, जो ये f है रडार के केंद्र से भेजी गई आवृत्ति है। कहां से? रडार के केंद्र से। अब वेग हम मान लेते हैं कि जो विमान का वेग है, जो हमारे पास विमान है उसका वेग v है, तो v इसका वेग हो गया। अब हम इसके लिए जब आवृत्ति निकालेंगे तो F1 बराबर हो जाएगा F प्लस डेल्टा F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F प्लस FV अपान C। इसी तरह से अब जो तरंगे हैं वो क्या होंगी कि विमान से परावर्तित होकर रडार केंद्र पर वापस पहुंची। जो रेडियो तरंगे हैं तो जो विमान से परावर्तित होकर रडार केंद्र पर पहुंच रही हैं तो उनके लिए अगर निकालेंगे तो हो जाएगा F1 प्लस डेल्टा F2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम कुल विस्थापन ज्ञात करेंगे कि कुल विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन, तो ये कुल विस्थापन डेल्टा F से डिनोट करते हैं और ये आपका होता है 2FV अपान C के बराबर होता है। तो प्रसारित तथा परावर्तित, प्रसारित मतलब जो रडार केंद्र से भेजी गई, परावर्तित मतलब जो विमान से लौट करके आई, तो आवृत्ति का जो अंतर है वो डेल्टा F के बराबर है। ज्ञात करके विमान के वेग का पता लगा लेते हैं। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो हम इससे इस वेग का पता लगा लेंगे। तो अगर डेल्टा F
को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, आपने देखा है कि इस तरह से। और डेल्टा एफ का जो मान है अगर ऋणात्मक आ रहा है तो हम ये जानते हैं कि विमान रडार केंद्र से दूर जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू जो डेल्टा एफ है इसका मान अगर ऋणात्मक है तो हम ये जानते हैं कि विमान रडार केंद्र से दूर जा रहा